हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछा है कि भारत के सेना प्रमुख जनरल कौन है? हु इज़ द आर्मी चीफ जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, विजय कुमार सिंह या फिर मनोज मुकुंद नरवणे। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड स्पेस वीक 2024? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड स्पेस वीक ये 4 से 10 अक्टूबर के बीच ऑब्जर्व किया जाता है। और यही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को जो फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट है स्पुतनिक 1 इसको लॉन्च किया गया था। साथ ही 10 अक्टूबर 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी। आपको जानना चाहिए कि इस साल वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम रहेगा स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। 4 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनिमल डे भी मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। Who became the first woman officer to assume charge as the Director General of the Armed Forces Medical Services DGAF-MS? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सही आंसर ऑप्शन ए है, आरती सरीन। आपको जानना चाहिए सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज नियुक्त हुई हैं। जो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। जो भी ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी चलती है आर्म्ड फोर्स से संबंधित, उससे संबंधित एडवाइस ये देते हैं। When was the 10th एनिवर्सरी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन सेलिब्रेटेड? स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 अक्टूबर 2024। आपको जानना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऑफिस संभाला तो कई सारी परियोजनाएं उन्होंने शुरू की, इनिशिएटिव लिए। उनमें से एक ये भी था। तो ये 10 साल पूरे कर चुका है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को। और 2 मिशन में डिवाइड था। एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विलेजेस के लिए, दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सिटीज़ के लिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। कई एरियाज़ में फोकस रहा, जैसे इंडिविजुअल टॉयलेट्स को बिल्ड करना, कम्युनिटी टॉयलेट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अवेयरनेस कैंपेन चलाना। आपको जानना चाहिए कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसका मेन गोल ये रहा कि 2 अक्टूबर 2019 तक हम ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बना दें। 10 करोड़ टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6 लाख विलेजेस को डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया था 2 अक्टूबर 2019 को। अर्बन इंडिया में वेस्ट बंगाल को हटा दें अगर, तो उसे अर्बन ओपन डिफिकेशन फ्री अनाउंस किया गया दिसंबर 2019 में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है IBBI, इसने अपना 8th एनुअल डे सेलिब्रेट किया है 1 अक्टूबर 2024 को। देखिए, अब तक की जितने भी स्कीम्स आई है ना, सबसे इफेक्टिव जो मुझे लगी है वो स्वच्छ भारत मिशन लगी है। हालांकि कई शहरों में ऐसे हैं जहाँ पर गंदगी अभी भी काफ़ी है, पर लोगों की जो सोच सबसे ज़्यादा बदली है वो इस मिशन ने बदली है, स्वच्छ भारत मिशन ने। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कई जगह मैंने देखा है सफाई का ध्यान रखते हैं। जैसे बस से कोई डाल रहा है तो टोक देते हैं, ऐसा मैंने मतलब प्रैक्टिकली देखा है। रोज़ हंसना इज़ द न्यू ईयर फॉर विच रिलीजन? रोज़ हंसना किस धर्म का नया साल है? सही आंसर ऑप्शन बी है, जुडाइज्म। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्हें अपनी वार्म विशेस एक्सटेंड की हैं जूइस या जुडाइज्म न्यू ईयर के लिए। इसका नाम रोश हसना है। इसका बाइबल नेम है योम तेरुआ। तो जूइस मंथ तिश्री की शुरुआत होती है इस डे से, जो कि 7th मंथ है हिब्रू कैलेंडर के अनुसार। वहीं आपको जानना चाहिए कि महालया
ये भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि देवी पक्ष शुरू हो चुका है और पितृपक्ष एंड हो चुका है। जो श्राद्ध होते हैं वो एंड हो चुके हैं और देवी पक्ष स्टार्ट हो चुके हैं, इसे बोलते हैं महालया। तो पितृपक्ष 17 सितंबर को शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर को कंक्लूड हुए। साथ ही आपको जाना चाहिए महालया है ये 9 डेज बिफोर दुर्गा पूजा, जब दुर्गा पूजा से 9 दिन पहले इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें जो दुर्गा पूजा प्रिपरेशन है वो सब चलता है। हु आर द 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंटेड टू द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त 3 बाहरी सदस्य कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य एंड नागेश कुमार। आपको जानना चाहिए कि आरबीआई एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 तो आरबीआई से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें एक्सटर्नल मेंबर्स बोलते हैं। तो सेक्शन 45Z(b) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें 3 एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट किया है, जो है राम सिंह, सौगता भट्टाचार्य और नागेश कुमार। और ये जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी 4 साल के लिए। अदर मेंबर्स कौन है एक इस कमेटी में? एक तो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई और एक ऑफिसर हैं आरबीआई के, जिन्हें सेंट्रल बोर्ड द्वारा ही अपॉइंट किया गया है, और आरबीआई के गवर्नर हैं जो चेयरपर्सन होते हैं। आप सभी जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको फिक्स करती है। व्हाट इज़ द सार्कोपोड? सार्कोपोड क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है यूथनेशिया डिवाइस। आपको जानना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड में एक महिला ने अपनी जो है लाइफ एंड कर ली सुसाइड पॉट के जरिए। ठीक है, और उसकी वजह से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो उसको बोलते हैं सार्कोपोड। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको सार्कोपोड बोलते हैं। पेगासस भी इसको बोलते हैं। ये एक यूथनेशिया डिवाइस है, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंड करने की डिवाइस है ये। और इसमें 3D प्रिंटेड डिटैचेबल कैप्सूल होता है, जो कि एक स्टैंड पर लटका हुआ होता है। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है मर जाता है। ठीक है, उसकी धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल ख़त्म होती जाती है और वो मर जाता है। शार्को का मतलब है शार्कोफेगस। तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि जो ऑक्सीजन लेवल है काफ़ी रैपिडली डिक्रीज़ होती है, जिससे पैनिक भी नहीं होता है, सफोकेशन भी नहीं होती है, मतलब इतना स्ट्रगलिंग नहीं होती है। आदमी आराम से बेहोश होता है और धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में काफ़ी बढ़ जाता है। इसको इन्वेंट किया था फिलिप निट्स्के ने 2017 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच कंपनी टू जापानीज कॉर्पोरेशन कोनोई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? केंद्र सरकार ने किस कंपनी का निजीकरण जापानी कंपनी कोनोई के ट्रांसपोर्ट को स्वीकृत किया? सही आंसर ऑप्शन सी है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, FSNL। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन अप्रूव कर दिया है जापानीज कॉर्पोरेशन कोनोई के ट्रांसपोर्ट को। एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसमें यूनियन मिनिस्टर रहते हैं, जो ये प्राइवेटाइजेशन होता है उसको देखते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें निर्मला सीतारमन भी हैं और नितिन गडकरी हैं और स्टील मिनिस्टर HD कुमारस्वामी हैं। तो इन्होंने 320 करोड़ रुपए में जो है इसकी सेल की है। 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग है ये इसमें MSTC लिमिटेड की। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ कोनोई के ट्रांसपोर्ट को। इसको 28 मार्च 1979 को इनकॉर्पोरेट किया गया था इस कंपनी को। विच इंडियन प्लेयर वॉन वर्ल्ड जूनियर चैंपियन टाइटल इन एयर राइफल इन द वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप इन लीमा? लीमा में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने एयर राइफल में विश्व जूनियर चैंपियन का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है पार्थ मने। देखिए, पार्थ मने ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बने हैं। इन्होंने एयर राइफल गोल्ड जीता है। कहाँ पर? वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप लीमा पेरू में। साथ ही टीम इवेंट में भी गोल्ड जीता है अजय मलिक, अभिनव शाह के साथ मिलकर। वहीं गौतमी भानोत और संभवी खीरसागर और अनुष्का ठाकुर, इन्होंने भी टीम गोल्ड जीता है। इंडिया मेडल टेबल में टॉप पर रहा है 5 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज के साथ। चाइना दूसरे नंबर पर रहा है 2 गोल्ड 1 सिल्वर के साथ। वेयर हैज़ द ग्रीन वॉर रूम बीन इस्टेब्लिश टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन? वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए ग्रीन वॉर रूम कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। आपको जानना चाहिए दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, इन्होंने एडवांस ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है ताकि 24 घंटे 7 दिन एयर पोल्यूशन को मॉनिटर किया जा सके नेशनल कैपिटल रीजन में, और नेसेसरी स्टेप लिए जा सके ताकि जो ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन
प्लान है GRAP उसको फॉलो किया जा सके। तो ये दिल्ली सेक्रेटेरिएट से वर्क कर रहा है ये वॉर रूम, 12 मेंबर टीम है इसमें। अगर हम इसकी बात करें GRAP यानी कि ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो एक एंटी एयर पोल्यूशन मेजर्स का पूरा एक सेट है, किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है उससे संबंधित पूरे एक मेजर्स हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड एफिलिएटेड मेंबरशिप इन इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम? किस भारतीय संगठन को इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम में संबद्ध सदस्यता प्राप्त हुई? सही आंसर ऑप्शन सी है, CDSCO। देखिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO, इसने एफिलिएट मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम में और इसको अप्रूवल भी मिल गया है। हाल ही में 26 सेशन हुआ है इस IMDRF का सेटल USA में, वहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी जो ये IMDRF है, और जो भी ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स हैं पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों के, उनकी मीटिंग यहाँ पर होती है। हु चेयर्ड द RBI's MIBOR बेंचमार्क कमेटी? RBI की MIBOR बेंचमार्क समिति की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन सी है, R सुब्रमण्यम। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर जो रिपोर्ट है MIBOR बेंचमार्क कमेटी की, जिसकी अध्यक्षता R सुब्रमण्यम ने की है, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि पब्लिक रिव्यूज़ पर लिया जा सके। तो ये कमेटी सेटअप की गई थी ताकि रूपी इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स कंट्री, जो हमारे देश में जो रूपी इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क हैं उनको रिव्यू किया जा सके, खास करके जो मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट है MIBOR। ठीक है, तो जो बैंक्स होते हैं ना एक दूसरे के साथ जिस रेट पर एक्सचेंज करते हैं पैसा वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट कहलाता है। तो इसमें चेंज करने के लिए इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड may develop and publish a benchmark based on the secured money market referred to as secured overnight rupee rate। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हैं बजाय इसके मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट के। दिस रेट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 hours इन द बास्केट रेपो एंड TREP ट्राई पार्टी रेपो सेगमेंट्स। The report also suggested that non-residents may be granted gradual access to onshore interest rate derivatives markets beyond MIBOR overnight indexed swaps for purpose other than hedging. How much did India's current account deficit widen in 2024-25 quarter first? 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का चालू खाता घाटा कितना बढ़ गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, $9.7 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होती है? जब हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज और जो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा होती है बजाय एक्सपोर्ट के। गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है बजाय किसके? एक्सपोर्ट करने के। ठीक है, 100 रुपये का सामान हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और बेच कितने का रहा है? केवल 50 रुपये का। ठीक है, तो जो ये बीच में गैप है ना 50 का, वही करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। इसमें वो भी आता है कि हम पैसा बाहर से हमारे यहाँ कितना आ रहा है, मान लीजिए पैसा बाहर से हमारे पास 50 रुपये आ रहा है। ठीक है, और हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ से बाहर पैसा कितना भेज रहे हैं? 100 रुपये। और जो बाहर लोग रह रहे हैं जिसे रेमिटेंस कहते हैं वो हमारे यहाँ कितना भेज रहे हैं? केवल 50 रुपये। तो ये भी एक डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये वाइडन हुई है, यानी कि और बढ़ी है। $9.7 बिलियन पहुँच चुकी है, जो कि 1.1% है GDP की। 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि जो मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट है वो भी बढ़ी है। ठीक है, 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी पहुंच गई? $65.1 बिलियन। इन दी फाइनेंशियल अकाउंट जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नेट FDI, ठीक है, ये 6.3 बिलियन पहुंची है 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में। वहीं जो नेट इन्फ्लोज अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो FPI इन्फ्लो है, वो $0.9 बिलियन हुई है। By how much has SEBI raised the minimum contract size for index futures and index options? SEBI ने इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए न्यूनतम अनुबंध साइज कितना बढ़ा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 लाख रुपए। देखिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इसमें आते हैं, ये सब मैंने बैंकिंग अवेयरनेस में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो जो सेबी है इन्होंने इक्विटी डेरिवेटिव्स से संबंधित जो भी नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा टाइट कर दिया है, क्योंकि इसने जो एंट्री बैरियर है उसको रेस कर दिया है
और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और एक्सपेंसिव कर दिया है कि वो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो 6 मेजर्स यहाँ पर लिए गए हैं जो कि 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे। पहला है इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस के लिए वो 15 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितना था, 5 से 10 लाख की रेंज में आता था। दूसरा है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली प्रोडक्ट्स, तो ईच एक्सचेंज विल बी अलाउड टू ऑफर वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ओनली वन ऑफ इट्स बेंचमार्क इंडिसेस। तीसरा है अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, ऑप्शंस बायर विल बी रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रीमियम अपफ्रंट। चौथा है इंट्राडे मॉनिटरिंग, एक्सचेंजेस विल मॉनिटर पोजीशन लिमिट्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स इंट्राडे टू प्रिवेंट एक्सेसिव लेवरेज स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज। पांचवा है इंक्रीज टेल रिस्क कवरेज, अ हाई एक्सट्रीमली लॉस मार्जिन ऑफ 2% विल बी लेवाइड ऑन शॉर्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। चौथा है रिमूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड ट्रीटमेंट। तो इनमें आपको जो याद रखना है ना, ये जो 15 लाख वाला है ना, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी तो ये सब तो वैसा है, थियोरिटिकल है। विच एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्र सेकंड, हाल ही में किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र थर्ड या चक्र थर्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर ऑप्शन सी है सीबीआई, ठीक है, ऑपरेशन चक्र थर्ड। देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र थर्ड के तहत 26 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम से। ये सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम नेटवर्क चला रहे थे 32 लोकेशंस में, ठीक है। जो फ्रॉड चलता है ना, ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए या फिर इंटरनेशनल गिफ्ट कार्ड के जरिए, वो ये सब कर रहे थे। तो ऑपरेशन चक्र थर्ड ये एक मल्टीफेस मिशन है और इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन हो गई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गई, इनके साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अच्छा, ऑपरेशन से ये आपको भी जानना चाहिए, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। हाल ही में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड भी चर्चा में रहा। ये क्या रहा? ईरान ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं इसराइल के ऊपर, यहाँ के मिलिट्री बेसिस पर, और जो मोसाद इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसके ऊपर, ठीक है। और कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? गदर, इमाद, फाता, ये सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकंड। बाय हाउ मच हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम वेज रेट्स पर डे फॉर वर्कर्स, केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम वेतन दरों में कितनी वृद्धि की है? सही आंसर ऑप्शन सी 1035 रुपये। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज रेट है वर्कर्स के लिए वो 1035 रुपये पर डे तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस VDA से बोलते हैं, इसे रिवाइज किया गया है। तो रिवीजन के बाद जो मिनिमम वेज रेट है एरिया ए वर्कर्स के लिए, जो कंस्ट्रक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग में आते हैं, उनको 783 रुपये पर डे हो जाएगा। सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज 868 रुपये पर डे हो जाएगा। जो स्किल्ड क्लरिकल एंड वॉच एंड वार्ड्स हैं उनके लिए 954 रुपये पर डे हो जाएगा। और जो हाईली स्किल्ड एंड वॉच एंड वार्ड विद आर्म्स हैं उनके लिए 1035 रुपये पर डे हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना पहुंच चुका है? 1035। द मिनिमम वेज रेट्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन स्किल लेवल्स एंड स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड एज वेल एज जियोग्राफिकल एरिया A, B एंड C। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो VDA हमने लिखा है ना, वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस, इसको साल में 2 बार रिवाइज करती है। 1 अप्रैल से इफेक्टिव होता है, दूसरा 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होता है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द आसाम रीजन हैव बीन ग्रांटेड GI टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा असम क्षेत्र के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 8। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, इसने असम रीजन से जो 8 प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें GI टैग दिया है। इनमें एक तो है आपका बोडो स्काफ जिसका नाम एरोनोई है, और 3 आइटम्स राइस बियर के हैं, बोडो जो ग्वारन, माइब्रा जो बिडवी और बोडो जो घिसी। और 4 ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, बोडो नाफाम, बोडो ओंतला, बोडो गुआखा और बोडो नार्जी। GI टैग्स आप सभी जानते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, और 10 साल के लिए इनिशियली वैलिड रहते हैं, उसके बाद फिर रिन्यू हो जाते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। विच ग्रुप रिसेंटली साइंड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन? आंसर इज क्वाड ग्रुप, हु आर नोन एज द फादर्स ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया। आंसर इज हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। The International Day of Clean Air for Blue Skies was celebrated on September 7, 2024 in which city this year? Jaipur. Ashwini Grover recently reached a settlement with a fintech company and agreed to be further not to be associated with the company in any capacity. Which company is this? Answer is BharatPe. After the recent killing of Hezbollah leader Hassan Nasrallah, who has taken the position of acting leader of the organization? Answer is Hasim Safeddin. To the point questions देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में।
तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PME ड्राइव स्कीम? NATO will set up a new land command in which country, who is the first bowler in WTC history to take 50 wickets in all 3 championship cycles? The government is considering to change the base year for computation of the GDP to 2020-23 from this at present. ठीक है, प्रेजेंट में क्या बेस ईयर है जिसे चेंज करके 2022-23 सरकार करना चाह रही है. चाइना सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी ऑफ कम्युनिस्ट रूल इन द कंट्री. विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी बिगिन देयर रूल इन चाइना? इन 5 क्वेश्चन के आंसर देना और नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में आपको ब्रीफली बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट कीजिएगा. वहीं आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और इसमें 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ आपको मिलते हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. केवल 399 के प्राइस पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स आपके पास उपलब्ध होता है. इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस हमने आपको पूरा कंप्लीट कराया हुआ है. डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है. यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा. आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं. इसके लिए चाहते हो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं. इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन माने आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में. तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं. कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188. इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. थैंक यू गाइस.